उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू गिबॉन की यात्रा के बाद आज सेनेगल रवाना होंगे। यात्रा के दौरान वो सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी साल के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। उपराष्ट्रपति नेशनल असेंबली के अध्यक्ष और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी मिलेंगे। वो एक व्यापार सम्मेलन में भी भाग लेंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। गिबॉन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार 31 मई को भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सुधार समय की मांग है, हमारा उद्देश्य लोगों को खुश करना है। साथ ही ये भी कहा कि ये जानकर खुशी हुई है कि संख्या में केवल 1500 होने के बावजूद आपने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उपराष्ट्रपति नायडू ने इस बात की सराहना की कि प्रमुख भारतीय त्योहार पूरे समुदाय द्वारा एक साथ मनाए जाते हैं। उन्होंने स्थानीय कानूनों और रीति रिवाजों का सम्मान करने के साथ साथ लोगों को पहुंचाने और उसकी देखभाल के साथ पुराने भारतीय मूल्यों और प्रकृति के सम्मान की भी बात कही है। सिनेमा जगत से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। मशहूर गायक केके का निधन हो गया है। गायक केके 53 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। जानकारी के मुताबिक कोलकाता में एक कॉन्सर्ट करने गए थे, लेकिन कॉन्सर्ट के बाद अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद वो गिर पड़े और गायक की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें तुरंत नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने ट्विटर पर शोक व्यक्त किया। 57 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव के लिए किए गए नामांकनों की आज जांच की जाएगी। राज्यसभा चुनाव में सबकी निगाहें राजस्थान और हरियाणा पर हैं। दोनों राज्यों की 6 सीटों के लिए 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मीडिया जगत के दिग्गज सुभाष चंद्रा और कांग्रेस से रहे विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय भाजपा के समर्थन से मैदान में उतरने से उनका जो मुकाबला है वो महत्वपूर्ण हो गया है। राजस्थान में नामांकन के अंतिम दिन सांसद सुभाष चंद्रा ने निर्दलीय नामांकन भरा, तो हरियाणा में कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय नामांकन किया। राजस्थान में 4 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने यहां पर रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने पहली सूची में घनश्याम तिवारी को उम्मीदवार बनाने के बाद नामांकन के अंतिम दिन तीसरी सीट के लिए सुभाष चंद्रा को समर्थन देने का ऐलान किया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड को एक्स्ट्रा MKI मिसाइल सिस्टम के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इस तकनीक की मिसाइलों को भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इन एयर टू एयर मिसाइलों को लड़ाकू विमानों के जरिए बिना दुश्मन के क्षेत्र में जाए ही उस पर दागा जा सकता है। यानी इनकी बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR क्षमता इन्हें दुश्मन से सेना के लिए काफ़ी खतरनाक बनाती है। मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस के तहत मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीजों की निगरानी 21 दिन तक की जाएगी। मंकी पॉक्स से पश्चिम और मध्य अफ्रीका सबसे ज्यादा प्रभावित है। आज से चीनी निर्यात को विनियमित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने देश में चीनी की घरेलू उपलब्धता और मूल्य स्थिरता बनाए रखने की दृष्टि से ये कदम उठाया है। सरकार ने 100 लाख मीट्रिक टन तक चीनी निर्यात की अनुमति दी है। और आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने होम लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट को 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 7.05% कर दिया है, जबकि RLR 6.65% प्लस CRP होगा। बढ़ी हुई ब्याज दरें आज से प्रभावी होंगी और पहले EBLR 6.65% था, जबकि रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट 6.25% था, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि 1 जून से SBI अपनी होम लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने जा रहा है। और आइए राष्ट्रीय खबरों के बाद नजर राज्यवार सुर्खियों पर। राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर के दिव्य गर्भगृह का निर्माण बुधवार से प्रारंभ हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गर्भगृह की प्रथम शिला रखेंगे। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया था। मंदिर की नींव का काम पूरा हो चुका है और अब गर्भगृह निर्मित होने के साथ ही सांस्कृतिक अस्मिता के नवयुग का आरंभ होगा।
जातिगत जनगणना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक होगी। इसे लेकर सभी पार्टियों को बैठक में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया है। इस बैठक में राज्य स्तर पर जातीय जनगणना कैसे कराई जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। राज्य में जाति आधारित जनगणना को लेकर लंबे समय से घमासान जारी था। इस बैठक में जाति आधारित जनगणना कैसे कराई जाए, इस पर चर्चा होगी। सभी दलों से राय मशविरा के बाद राज्य सरकार की ओर से जातिगत जनगणना शुरू की जाएगी। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा इलेक्ट्रिक बस शिवाई की शुरुआत आज से होगी। पुणे अहमदाबाद मार्ग पर होगी पहली इलेक्ट्रिक बस लॉन्च। आपको बता दें कि 1 जून 1948 को पुणे अहमदनगर रूट पर MSRTC की पहली बस सर्विस शुरू हुई थी। MSRTC डायमंड जुबली ईयर में प्रवेश कर रहा है और आज होने वाले इस आयोजन में 1 जून 1948 को पुणे अहमदनगर मार्ग पर चलने वाली पहली बस के कंडक्टर लक्ष्मण केवेठी MSRTC की पहली ई बस शिवाई को हरी झंडी दिखाएंगे। पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला हत्या के मामले में मंगलवार को पहली गिरफ्तारी हुई। उत्तराखंड से पकड़े गए मनप्रीत सिंह नाम के शख्स को अदालत के सामने पेश करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसे 5 दिन के लिए पंजाब पुलिस के रिमांड पर भेज दिया गया है। उधर दिल्ली पुलिस ने भी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 5 दिन की रिमांड पर लिया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों ने प्रवासी कश्मीरी पंडित शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी है। रजनी बाला गोपालपुर में बतौर शिक्षिका तैनात थी। शिक्षिका की हत्या के बाद प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत तैनाती कश्मीर पंडित समुदाय के कर्मचारियों ने कहा है कि अगर उन्हें अगले 24 घंटे के भीतर सुरक्षित स्थानों पर नहीं भेजा गया तो वे बड़े पैमाने पर घाटी से पलायन करने को मजबूर होंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 9 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से 14 जून तक हिरासत की मांग की थी। सत्येंद्र जैन को सोमवार को ईडी ने गिरफ्तार किया था। असम में सभी नदियों के खतरे के निशान से नीचे आने के साथ ही बाढ़ की स्थिति में सुधार आया है। हालांकि 6 जिलों में करीब 1.77 लाख से अधिक लोग अभी भी प्रभावित हैं। और इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बैठक कर हालात का जायजा लिया है। साथ ही राहत और बचाव कार्य जारी रखने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में जबलपुर से 2 उड़ानों की शुरुआत की। जबलपुर से नई शुरू की गई उड़ानों में दिल्ली जबलपुर भोपाल ग्वालियर सप्ताह में 3 दिन और दिल्ली जबलपुर बिलासपुर भोपाल सप्ताह में 4 दिन शामिल है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के तहत बीते 6 सालों में देश में 1 करोड़ 94 लाख उड़ानें संचालित की गई, जिसमें से 1 करोड़ से अधिक लोगों ने यात्रा की। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 महीनों में मध्य प्रदेश में उड़ानों की आवाजाही में 70% की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधायक निधि को बढ़ाकर 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार पूरी मजबूती के साथ 25 करोड़ जनता के हितों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता जता रही है। गुजरात सरकार ने राज्य में मिट्टी के संरक्षण के लिए ईशा आउटरीच के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु की मौजूदगी में MOU पर हस्ताक्षर किए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। ये मामला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित आर्थिक अनियमितता से जुड़ा है। राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के 82वें बैच और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के 37वें बैच का दीक्षांत समारोह सुल्तान सिंह स्टेडियम राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में आयोजित किया गया। और राज्यवार खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार पर। इजरायल के रक्षा मंत्री बेनी गेट्स दिल्ली आ चुके हैं। अपने भारतीय दौरे पर इजरायली रक्षा मंत्री भारत में अपने समकक्ष यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच मुलाकात 2 जून को होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि अगर उत्तर कोरिया फिर एक नया परमाणु परीक्षण विस्फोट करता है तो वो उन पर अतिरिक्त प्रतिबंधों पर जोर देगा।
अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापानी अधिकारियों ने कहा है कि उत्तर कोरिया जल्द ही करीब 5 वर्षों में अपना पहला परमाणु परीक्षण कर सकता है। दक्षिणी राज्य ओसाका के गवर्नर ने यह कहा है कि तूफान अगाथा के कारण बाढ़ और भूस्खलन हुआ। हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लापता हैं। तूफान अगाथा ने पूर्वी प्रशांत तूफान के मौसम के दौरान मई में तट पर आने के लिए दर्ज किए गए सबसे मजबूत तूफान के रूप में इतिहास बनाया। रूस के विदेश मंत्री सर्गी लावरोव सऊदी अरब के दौरे पर हैं। इस दौरान वो खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी राज्यों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। ताइवान के एयर डिफेंस जोन में चीन ने दूसरी सबसे बड़ी घुसपैठ की है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने यह बयान जारी किया है कि हमारे डिफेंस जोन में चीन 30 जेट्स के साथ घुस गया है। इसमें अधिकतर जेट्स युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं और इस हालात को ध्यान में रखते हुए हमारे सैनिकों ने एयर मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है। साथ ही 24 घंटे चीन की हरकतों पर नजर रखी जा रही है। शंघाई ने कोरोना संक्रमण पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने की घोषणा करते हुए अधिकांश इलाकों में लगे लॉकडाउन को हटाकर उन्हें फिर से खोलने का फैसला किया है। हालांकि शंघाई अभी किसी भी तरह की कोविड प्रतिबंधों पर ढील देने की मूड में नहीं है। वो 2 महीने के बाद ढील देते हुए लोगों को उनके घरों से बाहर निकलने देगा और देश पर आर्थिक तनाव को कम करेगा। श्रीलंका के बाद पाकिस्तान खस्ता हाल अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है। पाकिस्तान में महंगाई पिछले कई सालों में आम जनता का जीना दूभर कर रही है। पाकिस्तान चीन के कर्ज में दबा हुआ है और अब उसे दूसरे देश कर्ज देने को तैयार नहीं। आईएमएफ बेल आउट के लिए अप्लाई करना भी उसकी वर्तमान अर्थव्यवस्था के लिए मुफीद साबित नहीं होने वाला है। ऐसे में हर तरफ से पाकिस्तान चुनौतियों से घिरा है। उसका सबसे बड़ा डर इस समय यह है कि श्रीलंका की तरह कहीं उसे भी डिफॉल्टर घोषित न कर दिया जाए। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग की बैठक अपनी 2 दिवसीय बैठक में भारत पाकिस्तान सिंधु आयोग ने निर्धारित ढांचे के तहत बातचीत के माध्यम से पानी के बंटवारे से संबंधित मुद्दों को हल करने का संकल्प लिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत पाकिस्तान स्थायी सिंधु आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया और बैठक में हस्ताक्षर किए गए। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए मध्यम दूरी के रॉकेट सिस्टम भेजने की तैयारी कर रहा है और इसी बीच रूस के गज़प्रोम ने नीदरलैंड के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गैस की आपूर्ति को निलंबित कर दिया है। फ्रेंच ओपन 2022 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में राफेल नडाल ने गत चैंपियन और दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 6-2, 4-6, 6-2, 7-6, 7-4 से शिकस्त देकर मैच अपने नाम किया। इस जीत के साथ राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन के मेन सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। और आइए अब नजर डालते हैं आज की खास गतिविधियों पर।